नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखें हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्या सर हिंदी जो शब्द है वह हिंदी भाषा का ही है? नहीं, हिंदी जो शब्द है वह हिंदी भाषा का नहीं, बल्कि ये फारसी या फिर हम बोलें पारसी या हम बोलें ईरानी, इस भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि फारसी या ईरानी भाषा का एक शब्द है। हिंदी जो भाषा है, इस भाषा का कालक्रम कैसा है? तो आइए देखिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये नहीं है, फिर भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कालक्रम से संबंधित। सबसे पहले भाषा आई थी भाषाओं की जननी, जिसे कहा जाता है संस्कृत भाषा। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाषाओं की जननी या भाषाओं की माँ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है संस्कृत को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वह प्राचीन भाषा है, प्राचीन नहीं प्राचीनतम भाषा कहलाती है। संस्कृत भाषा है, ये दो भागों के अंदर बंटी हुई थी। एक तो इनका है वैदिक काल, एक है लौकिक काल। जो वैदिक संस्कृत है वे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम था। बाद में लौकिक संस्कृत, लौकिक यानी लोगों के बीच में ये जो लोगों ने अपने कार्य के अंदर इसका प्रयोग किया 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। बाद में संस्कृत भाषा से आई पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग किया था बौद्ध लोगों ने। बौद्ध धर्म के जो लोग थे, भिक्षु थे, उन लोगों ने प्रयोग किया। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक इसका प्रयोग हुआ था। एक भाषा में औसतन 500 जो वर्षों का जो अंतर है वह होता है। फिर पाली से प्रभावित हो, पाली भाषा से एक भाषा का जन्म हुआ, जिसे कहा जाता है प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। ये जो प्राकृत भाषा जो है, ये जो भाषा है, ये 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक प्रयोग में आई थी प्राकृत भाषा। फिर प्राकृत भाषा से आई थी अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का एक रूप था सौर सेनी। कौन सी सेनी? सौर सेनी। इसका कालक्रम था 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ये जो सौर सेनी भाषा है, सौर सेनी भाषा से निकली है हमारी हिंदी भाषा। और इस हिंदी भाषा जो हमारी हिंदी भाषा, इसका कालक्रम है 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक। वर्तमान समय यानी अभी जो समय चल रहा है अभी तक। अभी कौन सी भाषा का समय है? हिंदी भाषा का। वैसे हम पढ़ भी तो हिंदी भाषा ही रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और बता देता हूँ, एक भाषा में औसतन 500 वर्षों का अंतर होता है एक भाषा के अंदर। देखो, पहले यहाँ पर संस्कृत भाषा से 500 वर्ष बाद में पाली भाषा आई। पाली भाषा से प्राकृत से अपभ्रंश की एक रूप था सौर सेनी से निकली हुई कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी भाषा किस भाषा से निकली हुई है? सौर सेनी से। अपभ्रंश की एक भाग सौर सेनी, इससे निकली हुई हिंदी भाषा हमारी है। फिर हम देखते हैं हिंदी भाषा का मानक जो समय है वह कौन सा कहलाता है? हिंदी भाषा का मानक समय कहलाता है 1100 ईस्वी। कौन सा समय कहलाता है? 1100 ईस्वी। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा ही हिंदी भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। और 2 नंबर पे बात करें तो चीनी मंडावा भाषा। चीनी भाषा का एक रूप है। चीनी भाषा को कहा जाता है मंडावा भाषा कहा जाता है। भाषा है जो संस्कृत के भाष धातु से बना एक शब्द है। सर भाषा क्या होती है? भाषा जो शब्द, इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें। तो भाषा संस्कृत से बना एक शब्द है। संस्कृत की एक धातु है भाष धातु से बना एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। क्या करना दोस्तों? प्रकट करना। इसका अर्थ होता है प्रकट करना। फिर हम देखते हैं इसकी परिभाषा होती है भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वे अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। क्या होती है भाषा? भाषा एक माध्यम है। कैसा माध्यम है? अपने आंतरिक मनोभावों को अन्य व्यक्ति के साथ में शेयर करने का माध्यम है। जैसे एक कोई बच्चा है, ये बच्चा है, एक कोई व्यक्ति है या बच्चा है, कोई भी है, ये अन्य किसी के साथ में अपने मन के विचार शेयर करना चाहता है। अब ये इससे बात करेगा या फिर ये इससे बात करेगा दोस्तों, तो आपस में ये जो मनोभाव जो आपस में अपने विचार प्रकट करेगा, इनके बीच के अंदर क्या कार्य करता है? इनके बीच के अंदर जो माध्यम है वह माध्यम में क्या कहलाता है? वही क्या है? भाषा है। यानी कि भाषा की सामान्य या फिर छोटी परिभाषा की हम बात करें तो वही माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के या आंतरिक भावों का आदान प्रदान करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। फिर हम देखते हैं हिंदी हमारी जो
भाषा है ये हिंदी भाषा कब आई, हिंदी भाषा का दिवस कौन सा मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा दिवस के रूप में 14 सितंबर की जो दिनांक है उसे हिंदी भाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा, 14 सितंबर। क्या हिंदी जो हमारी भाषा है इसका उल्लेख कहीं और भी है क्या, जी बिल्कुल इसका उल्लेख है, इसका भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख है। संविधान के भाग 17, पहले इसको था खतरा, हिंदी को खतरा था तो इसको संविधान में लिखा गया, तो संविधान के भाग 17 में इसका क्या है, उल्लेख है। याद रखना, हिंदी को था खतरा तो भाग कौन सा, 17। फिर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य हिंदी भाषा के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है दोस्तों, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, देखो भाषा होती है, एक होती है राजभाषा, किसे कहते हैं, राजभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है वह भाषा जो राज कार्य के अंदर प्रयुक्त हो, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे राज कार्य, राजा का जो शासन होता है, या फिर शासन के अंदर शासकीय भाषा जो राजभाषा होती है। शासकीय भाषा जैसे वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जो हम राज कार्य से संबंधित जैसे निर्देश देखते हैं, लॉकडाउन में भी जो निर्देश आए, किस प्रकार से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है कोविड की, वह हिंदी भाषा में लिखी हुई रहती है, तो हर जो भारत का नागरिक है वो इसे पढ़ सके, ऐसी भाषा जो राज कार्य में प्रयुक्त हो राजभाषा कहलाती है। एक होती है मातृभाषा, क्या होती है भैया, ये एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, वह भाषा जहाँ पर अपना जन्म हुआ है या फिर अपनी जो माता होती है वह भाषा बोलती है, कौन सी भाषा कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। आगे देखिएगा व्याकरण। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा की। हिंदी हमने देख ली, हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। भाषा की जब हमने परिभाषा देख ली कि हिंदी एक क्या है, भाषा है, भाषा की हमने परिभाषा देख ली कि मनुष्य अपने आंतरिक मनोभावों का विचार करता है तो उसे क्या कहलाता है, माध्यम भाषा कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण कहते हैं, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण वैसे है क्या, व्याकरण एक ग्रंथ होता है जिसमें भाषा से संबंधित क्या लिखे हुए रहते हैं, नियम कानून कायदे लिखे हुए रहते हैं। तो देखिएगा आप, व्याकरण किसे कहते हैं, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए जो नियम या फिर कानून या फिर कायदे उल्लेखित हो, उन्हें उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण देखते हैं ना, उसके अंदर सारे वर्ण विचार, शब्द विचार, समास, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, काल, सारी चीज़ें देखते हैं। पूरी पूरी किताब क्या कहलाती है, हिंदी व्याकरण कहलाती है। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर देखते हैं तो अंग्रेजी ग्रामर, ग्रामर इंग्लिश भाषा का शब्द है, ग्रामर का अर्थ क्या होता है, व्याकरण। तो ये व्याकरण क्या होती है, किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए कि नियम कानून कायदे बने हुए रहते हैं। क्या कोई भी चीज़ है वो कैसे बनेगी, नियम कानून कायदे होंगे तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, भाई समझ सकते हैं। उसके बिना नियमों के कोई चीज़ होती भी नहीं है। कि भाई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी रोड के ऊपर नियम होते हैं कि भाई गाड़ी को हमेशा कैसे चलाना चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, फिर गियर लगाना चाहिए, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पीड अपने हिसाब से रखनी चाहिए। सारे नियम होते नहीं होते, ऐसे नहीं सबसे पहले गाड़ी के पास में जाके बैठ गए कि चल भाई गाड़ी चलेगी नहीं। एक नियम कानून कायदे होते हैं, उसी के हिसाब से क्या होता है, सारा कार्य होता है। तो भाषा का भी एक नियम कानून कायदा होता है, जिस ग्रंथ में उल्लेख होता है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, व्याकरण। बहुत ही सरल परिभाषा है। ये हमारे सब्जेक्टिव रूप से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऑब्जेक्टिव रूप में जहाँ पर ऑप्शन दिए हुए रहते हैं वहाँ पर तो आपको पता चल जाता है कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए रहेंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे कोई बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं कि हमारे सब्जेक्टिव तैयारी है, तो आप सब्जेक्टिव के अंदर कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप थोड़ा इतना सोच लेना कि सर दोनों ही बात बता रहे हैं, हमारे लिए कौन सी आवश्यक है, तो आप अपने जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से देख लीजिएगा। अगली आप जानकारी देखिएगा। अगली जानकारी प्राप्त करते हैं हम लिपि से संबंधित। लिपि का क्या अर्थ होता है, वो लिपि को याद रखना है अपने को, नीपी से रख लो, या फिर डिजाइन से। डिजाइन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम जो बनाते हैं उसके लिए एक डिजाइन बनाते हैं हम लोग, और उस डिजाइन के लिए क्या करते हैं हम, डिजाइन जैसे कोई भी जैसे गाड़ी बनाते हैं हम लोग, तो गाड़ी बनाते हैं उसके लिए डिजाइन बनाते हैं, ऐसे होगी ये गाड़ी, ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर उसके पहिए होंगे, फिर हम उसको एक अंदर बैठा हुआ ऐसे डिजाइन बनाते हैं। ये डिजाइन जो बनाते हैं उसी प्रकार हम हिंदी भाषा के किसी भी शब्द को या फिर वर्ण को लिखते हैं तो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ऊपर चिन्हों का यहाँ पर ये प्रयोग किया, यहाँ पर ऐसे गोलाकार प्रयोग किया, यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनों का प्रयोग किया, ये क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल है, ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है ये टॉपिक। परंतु क्या करना है, ध्यान रखना है। ध्यान भटक गया तो फिर सारी चीज़ें चली गई। आगे देखिएगा दोस्तों, एक तरफ तो लिखी है मैंने भाषा, एक तरफ लिखी है लिपि। हिंदी भाषा और इनकी लिपि। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। संस्कृत भाषा की कौन सी है, देवनागरी। तो हम बात करें संस्कृत तथा हिंदी दोनों की लिपि ही कौन सी है, दोनों की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है।
अब देखिएगा ये याद नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि ये हमारे रूटीन में नहीं है, याद नहीं रहती है। तो फिर क्या करें? जब पर्सन सामने आता है तब हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। चारों ही ऑप्शन जब दे रखी होती है ना, तब कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा बड़े ही सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए हिंदी कौन बोलते हैं? आप लोग टीवी देखते हो, टीवी के अंदर रामायण आती है, महाभारत आती है, या फिर बालवीर वगैरह और भी बहुत सारे सीरियल टीवी के अंदर आते हैं। उसके अंदर आप लोग देखते हो जो देवता लोग होते हैं या फिर उनके अंदर जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी एक नगरी होती है भाई, वो लोग देवता लोग होते हैं। जैसे महाभारत देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, महादेव देख रहे हैं और अन्य कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, उन देवताओं की नगरी होती है। तो ऐसे याद रख लेना, हिंदी टीवी के अंदर देखते हैं हिंदी, और वहाँ पर जो सभी जो लोग होते हैं वे होते हैं देवता, और देवता अपनी नगरी के अंदर कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। तो देवनागरी, नगरी का अर्थ होता है नागरी या फिर नगरी, देवनागरी। आगे बात समझ में? अंग्रेजी को जब हम पढ़ते हैं तब क्या होता है? हमारा मन क्या करता है? मन रोता है। अंग्रेजी आवक होनी जो मन आपा को रोवे। अंग्रेजी जब पढ़ते हैं, मैं केवल समझा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मन अंग्रेजी जब पढ़ते हैं तो हमारा मन क्या होता है? रोता है। तो अंग्रेजी भाषा लिपि कौन सी हो गई? रोमन लिपि हो गई है। फिर हम बात करते हैं उर्दू की। उर्दू तो सभी लोग देखते हैं, उर्दू जानते भी हम। उर्दू भाषा कौन बोलते हैं? उर्दू मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाले उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन से देखते हैं? फारसी जो इतिहासकार आए थे, जिन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं इतिहास के अंदर, वे कौन सी भाषा के अंदर लिखे हैं? फारसी। तो हम याद रख सकते हैं कि उनकी लिपि कौन सी है? उर्दू भाषा की, फारसी। फिर पंजाबी को कैसे याद रखें? पंजाब के जो लोग होते हैं ना, जो आते हैं पंजाब से आने वाले, जो हम लोग देखते हैं अपने गांव के अंदर या फिर शहर के अंदर, जो पंजाब से ऐसे व्यक्ति आते हैं जो चावल बेचने के लिए आते हैं, या फिर आपने कभी पंजाबी व्यक्ति को देखा होगा। जो पंजाबी जो व्यक्ति होते हैं ना, वो उनके मुंह पर दाढ़ी होती है, उनके ऐसे दाढ़ी होती है। पंजाबी जो लोग होते हैं उनके दाढ़ी होती है, और जो दाढ़ी होती है ना उनकी, तो देखने से दाढ़ी किनके होती है? गुरु लोगों की होती है। जैसे गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह है, उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो उनको देखने से क्या लगता है हमें? जैसे कोई वो गुरु जी है। क्या है? गुरु जी है। और उनके मुख से जो वाणी बोलते हैं, वाणी मुख से बोला जाता है। गुरु जी अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं वो कौन सी होती है? गुरुमुखी। यानी पंजाबी से जोड़ देना गुरुमुखी। और संस्कृत आपको पता ही है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी ही कौन सी है? संस्कृत। तो संस्कृत की होगी कौन सी? देवनागरी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, इन भाषाओं से संबंधित जो जानकारी होती है वे आराम से समझिएगा। अगर कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखें। फिर भी आपको अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, हम आपको जानकारी के बारे में, उससे संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। फिर देखिए भाषा और बोली, एक होती है भाषा, एक होती है बोली। भाई भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है? इसके संदर्भ में बड़ी बच्चों के सामने बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि सर भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। भाषा होती है जिसका बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है। जैसे भाषा पूरे भारत के अंदर बोली जाती है। भारत के कहीं पे भी, जैसे हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, कहीं पे भी चले जाएंगे तो हम जाकर के क्या कह सकते हैं? हिंदी के अंदर बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। या तो फिर वो केरल के अंदर चले जाओ, चाहे फिर तमिलनाडु के अंदर चले जाओ, चाहे फिर आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, बंगाल, बिहार, राजस्थान, कहीं पर भी चले जाओ, हम जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर अगर हम बोलेंगे ना तो वो लोग समझ जाएंगे। अगर वहाँ पर हम लोग जाकर के मारवाड़ी के अंदर बोल रहे हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मारवाड़ी क्या है? बोली है। तो आप इस बात से समझ गए होंगे वो भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इनके सामान्य जानकारी एकदम बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। बोली जो होती है, अपने मारवाड़ी के अंदर एक कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी। यानी कि कोस कोस पर पानी बदले, 3 किलोमीटर बाद में जाते हैं तो पानी का टेस्ट बदल जाता है। और फिर उससे आगे जाए ना 5 कोस, 5 किलो मतलब 15 किलोमीटर के आसपास हम जब दूरी तय कर लेते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है? वहाँ पर बोली जो होती है उस बोली के अंदर फ़र्क आ जाता है काफ़ी। जैसे हम लोग देखते हैं अभी नागौर के अंदर हमारे कुछ भाषा थोड़ी अलग होती है। फिर इधर हम जाते हैं कुचामन की तरफ तो थोड़ी भाषा अलग हो जाती है। मेड़ता की तरफ जाते हैं भाषा थोड़ी अलग हो जाती है। इस तरफ से अलग अलग जगह पर हम जाएंगे तो भाषा में हर 15 किलोमीटर से भाषा के अंदर क्या आ जाता है? बड़ा ही कुछ प्रभाव आ जाता है, कुछ बदलाव आ जाता है। वह क्या होती है? बोली। तो देखिए इनके अंदर जो अंतर क्या है, बोली तथा भाषा का अंतर यही है। 1 नंबर ऑप्शन क्या है? 1 नंबर जो पॉइंट देखो, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। यानी कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वह बड़ा होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में कई बोलियां समाहित होती है। भाषा के अंदर कई बोलियां क्या होती है? समाहित होती है। जैसे एक भाषा भारत के अंदर न जाने कितनी ही बोलियां बोली जाती है, सारी की सारी उस भाषा से जुड़ी हुई है। व्यक्ति जब बोलता है तो व्यक्ति, जैसे हिंदी तो सभी बोलते हैं, लेकिन हिंदी जो बोलते हैं उस हिंदी के अंदर बोलने वाले व्यक्ति के अंदर भाषा समाहित होती है। वह उस भाषा के लहजे से ही उस बोली के लहजे से उस भाषा का वाचन करता है। परंतु बोली में कोई भाषा नहीं होती है, बोली के अंदर कोई भाषा नहीं होती है। बोली भाषा का एक रूप है, न कि भाषा एक बोली का रूप है। यह भी एक
टॉपिक एक अपना पॉइंट बनता है। तीसरा पॉइंट देखो, भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है। साहित्य यानी कि साहित्य किसे कहते हैं, जिसके अंदर लेखन किया जाता है। भाषा से लेखन बोली में थोड़ी किया जाता है, लेखन हमेशा भाषा में किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों पर उस लिखे गए साहित्य का लिखे गए ग्रंथ या फिर रचना का लोगों पर प्रभाव पड़े, लोगों को जानकारी हो। 4 नंबर, बोली के अंदर किसी भी भाषा का किसी भी साहित्य का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात साहित्य का अभाव होता है। फिर हम आगे देखते हैं 4 नंबर टॉपिक नाम आ रहा है बार बार। भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का मानक रूप होता है यानी कि मानक रूप होना, उसका लेखन होता है, फिक्स निश्चित होता है भाषा का, जबकि बोली का कोई मानक रूप नहीं होता। हमने देखा था ना, हिंदी भाषा का मानक रूप कौन सी ईस्वी माना जाता है, 1100 ईस्वी। क्या माना जाता है, 1100 ईस्वी। भाषा का उपयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाषा का उपयोग है, हिंदी भाषा का उपयोग शासकीय भाषा में किया जाता है, जबकि बोली का उपयोग सामान्य बोलचाल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सामान्य बोलचाल में किया जाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने अंग होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भाषा के क्या 3 भाषा के माध्यम होते हैं। जो अपनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE जो अपना बोर्ड है, उस बोर्ड की किताब आती है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। ये जो किताब आती है, इसके अंदर भाषा के 2 रूप दिए हुए हैं। अब कहीं ना कहीं आपको 2 मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे, लेकिन मूल रूप से तो 2 है, सामान्यतः 3 है। कौन कौन से हैं, एक तो है मौखिक, एक है लिखित, एक है सांकेतिक। मैंने यहाँ पर लिखा है बोलना, लिखना और संकेत, यानी कि बोलना से तो मौखिक, लिखना से लिखित और संकेत से सांकेतिक भाषा। बोलना सबसे सरल होता है, व्यक्ति क्या कर सकता है, आराम से बोल सकता है। जैसे किसी को कुछ भी बोल दिया तो वो बोल सकता है आराम से। जैसे आपने चाइना का कोई व्यक्ति है, उसको बोलना कि बोल, तो वो बोलेगा बोल, ऐसे बोल सकता है। लेकिन लिखना बड़ा कठिन होता है। तो लिखना को क्या किया जाता है, जब व्यक्ति बोल सकता है तो उसे किसी भी प्रकार से बार बार अगर उसको अभ्यास करवाए तो लिख भी सकता है। परंतु सांकेतिक जो भाषा होती है वह हमेशा कठिन होती है। कैसी होती है, कठिन होती है। सांकेतिक भाषा यानी इशारे करना। इशारे, हम किसी बात को बताते हैं, जैसे भाई किसी ने बोल दिया कि मुझे पानी चाहिए, तो पानी चाहिए, अगर मैं ऐसे इशारा करूँगा तो ही मुझे पानी पिलाना। तो अन्य जो व्यक्ति है उसको क्या पता कि भाई हमने कौन से पहले कोड वर्ड दे रखा है या कौन सी बात बोल रखी है। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है, बड़ी ही कठिन होती है।